Hello everyone, and welcome to our channel, Tutor Dollar. In this video, we're here to provide you with valuable information and insights. Whether you're a student, a professional, or simply someone who wants to expand their knowledge, we're here to help. So sit back, relax, and let's dive in. Introducing some topics of basic electrical engineering. Our expert will guide you through the topics of DC circuits, AC circuits, transformers, electrical machines, power converters, and electrical installations. 3-phase सिंक्रोनस मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती है? ठीक है, तो क्या होता है कि when we apply 3-phase voltage to a 3-phase winding of stator, the current will flow through the winding. ठीक है, जब हम क्या करेंगे 3-phase वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसके स्टेटर पे तो करंट फ्लो करेगी. ठीक है, और जब करंट फ्लो करेगी 3-phase तो उससे क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो कि सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगी NS से. ठीक है, अब ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब रोटेट करेगी वो चाहेगी कि वो जो स्टेशनरी रोटर है उस पर टॉर्क प्रोड्यूस करे, लेकिन क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रोटर इट कैन नॉट कैच अप द फील्ड रिवॉल्विंग एट NS. ठीक, इसमें क्या होता है कि जब हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ठीक है, उससे करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग हमारी आई स्टेटर पे. अब स्टेटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो काफ़ी स्पीड से घूम रहा है, यानी NS अराउंड मतलब 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट. ठीक है, अब क्या होता है, जो रोटर में हमारा जो कंडक्टर है वो उसको कैचअप नहीं कर पाता है, मतलब उसको कुछ थोड़ा सा इनिशियली ही स्टार्टिंग चाहिए होता है ताकि वो उसमें टॉर्क पैदा करे, कि जब तक के लिए वो मतलब हल्का सा मूव करना चाहता है तब तक के लिए क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है. तो इसलिए ड्यू टू इनर्शिया ही का कारण है कि वो जो हमारा सिंक्रोनस मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाता है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको कुछ रोटेशन देते हैं सिंक्रोनस मोटर को इनिशियली, फिर मैकेनिकल रोटेशन देते हैं ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड से कैचअप कर जाए और रोटेट करना शुरू करते हैं. उसके बाद फिर हम उसको मैकेनिकल जो है रोटेशन को हटा लेते हैं बाद में जब मोटर स्टार्ट हो जाता है तो. ठीक है, अब आते हैं डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ DC मशीन. तो DC मशीन में कौन कौन से होते हैं, शंट होता है, सीरीज होता है और कंपाउंड होता है. ठीक है, तो शंट मोटर में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के पैरेलल में होती है. इस शंट मोटर में क्या होता है कि स्पीड जो रहती है हमारी हमेशा कांस्टेंट रहती है. ठीक है, वेयर द स्पीड इज रिक्वायर्ड टू रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड. यानी जब हम नो लोड से फुल लोड की तरफ जाएंगे, यानी अगर हम मोटर को हमने थोड़ा सा भी लोड नहीं दिया हुआ है और उससे हम फुल लोड की तरफ जाएंगे तो स्पीड में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है. ठीक है, तो ये इसको यूज़ हम कहाँ करते हैं, हम ड्रिल्स में या फिर बोरिंग मिल्स में यूज़ करते हैं. अब आता है सीरीज मोटर. सीरीज मोटर में क्या होता है, वेरिएबल स्पीड मोटर होता है, यानी इसमें लोड के हिसाब से स्पीड वेरी करता है. ठीक, और ये हम बेसिकली यूज़ करते हैं जहाँ हमें लार्ज स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायर्ड होता है. इसका हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सीरीज मोटर को हम यूज़ करते हैं क्रेन्स में और एलिवेटर्स में. कंपाउंड मोटर क्या होता है, कंपाउंड मोटर में क्या होता है, इसमें सीरीज और शंट का ही कॉम्बिनेशन होता है, यानी फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसमें सीरीज में भी लगती है और शंट में भी लगती है. ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है, इसमें क्या होता है कि ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें काफ़ी लार्ज लोड कनेक्ट करना होता है. ठीक है, और हमें लार्ज मोमेंट्री टॉर्क चाहिए होती है, यानी एकदम मतलब अचानक से टॉर्क चाहिए होती है. उस केस में हम कंपाउंड मोटर यूज़ करेंगे. इसका जो हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में वो रोलिंग मिल्स में यूज़ करते हैं, कटिंग टूल्स में, जो कि स्टील इंडस्ट्री में काम होता है. ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि 8 पोल वेव बाउंड आर्मेचर है, उसके 720 कंडक्टर्स हैं जो कि रोटेट कर रहा है 1500 रेवोल्यूशन पर मिनट से. इफ द फ्लक्स पर पोल इज 20 मिली वेबर, कैलकुलेट जनरेटेड वोल्टेज. ठीक है, उसमें क्या है कि जो हमारा क्या कह सकते हैं मोटर है या फिर जनरेटर है, इस केस में हमारा जनरेटेड है, यानी क्योंकि हम जनरेटेड वोल्टेज, जनरेटर में क्या है कि 8 पोल्स हैं. ठीक है, वेव बाउंड है. वेव बाउंड में क्या होता है कि जो हम जो नंबर ऑफ पैरेलल पास जो होते हैं वो इक्वल टू 2 होते हैं. इसमें तो जब आप डेप्थ में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में फिर आपको पता चलेगा. अभी आप बस ये याद रखिए कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू 2 होते हैं वेव वाइंडिंग में. ठीक है, ये आप याद रख लीजिए, A इक्वल टू 2. और आर्मेचर कंडक्टर्स में कितने कंडक्टर हैं, 720 कंडक्टर्स हैं. किस स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, 1500 RPM की स्पीड से रोटेट कर रहे हैं. ठीक है, तो जनरेटेड वोल्टेज का एक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू NP5Z अपॉन 60A, वेयर N इज द स्पीड एट विच द
मतलब स्पीड एट जिससे हम रोटर को घुमा रहे हैं, यानी 1500 RPM में कितने पोल हैं, उसका फ्लक्स कितना है, फ्लक्स पर पोल, और उसके कितने कंडक्टर्स हैं डिवाइडेड बाय 60, और ए क्या है, उसका कितना नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स है। ठीक है, तो वेव वाइंडिंग में क्या होता है, पैरेलल पाथ्स का वैल्यू 2 होता है, और अगर लैप वाइंडिंग होता है तो जितने पोल्स हैं उतना ही उसका एरिया ऑफ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ n दे रखा है, p दे रखा है, f दे रखा है और z दे रखा है, तो हमने इसका इसमें फॉर्मूला में रखा और कैलकुलेट कर दिया। तो इसमें इंपॉर्टेंट बस यही है कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए, NP5Z/60A। ठीक है, अब आते हैं यूनिट 5 में, जो कि पावर कन्वर्टर्स है। तो हमें शॉर्ट नोट लिखना है पावर ट्रांजिस्टर क्या होता है। ठीक है, तो पावर ट्रांजिस्टर एक बीजेटी के सिमिलर ही होता है। ठीक है, पावर ट्रांजिस्टर्स आर ट्रांजिस्टर दैट आर यूज्ड इन हाई पावर एप्लीकेशन। ठीक है, जहाँ भी हाई पावर एप्लीकेशन यानी ग्रेटर देन 15 वोल्ट और 20 वोल्ट्स जहाँ भी हम यूज़ करेंगे उस जगह हम पावर ट्रांजिस्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑपरेशन एंड सिंबल्स आर सिमिलर टू बीजेटी एक्सेप्ट दैट इट इज डिजाइन टू हैंडल लार्ज वोल्टेज, करंट एंड पावर। ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर होगा या फिर जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी या फिर उनका ऑपरेशन मोड्स होगा वो सिमिलर होगा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का वेरिएशन हम करके इसको लार्ज वोल्टेज और लार्ज करंट और लार्ज पावर को हैंडल करने के लिए बना देते हैं। कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा वेरी करेंगे हम। ठीक है, देयरफॉर दे हैव एक्स्ट्रा लार्ज कलेक्टर रीजन टू डिसिपेट हीट। इसमें बस एक मेन बात होती है कि इसका जो कलेक्टर रीजन होता है उसको थोड़ा सा रीजन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि इसमें हीट डिसिपेशन अच्छा हो सके। ठीक है, एक थंब रूल होता है कि जितना ट्रांजिस्टर में हीट डिसिपेशन अच्छा होता है उतना ही वो अच्छा पावर या फिर ज़्यादा पावर हैंडल कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिस्टर अगर पावर हैंडल नहीं कर पा रहा है इसका तो मतलब क्या हुआ, वो बर्न आउट हो जा रहा है, यानी वो हीट डिसिपेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हम इसका हीट डिसिपेट करने के लिए क्या करते हैं, कलेक्टर रीजन को काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं कंपेरेटिवली टू बीजेटी, जिससे क्या होता है हीट ज़्यादा अच्छा डिसिपेट होगा, और ज़्यादा अच्छा डिसिपेट होगा तो वो ज़्यादा पावर हैंडल कर पाएगा। ठीक है, तो पावर ट्रांजिस्टर आर जनरली NPN टाइप एंड आर ऑपरेटेड इन कॉमन एमिटर मोड। ठीक है, तो C मोड में हम इसको ऑपरेट करेंगे, यानी एमिटर को हम ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, construction of power BJT is slightly different than of normal BJT. It has vertical oriented structure so it can handle large power. ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा वर्टिकली होता है, और इसमें ये देखो ये जो कलेक्टर रीजन है NPN होता है ट्रांजिस्टर, ये पूरा कलेक्टर रीजन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बेस और एमीटर के रीजन से। ठीक है, और ये N+ इग्नोर कर रहा है कि यहाँ डोपिंग ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू N-। ठीक है, इस रीजन में डोपिंग ज़्यादा है, इस रीजन में डोपिंग कम। मतलब हम अगर इन दोनों की बात कर रहे हैं तो इसमें डोपिंग ज़्यादा है, इसमें डोपिंग कम। ठीक है, तो ये N+ और N- है उसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा एमीटर टर्मिनल हो गया, ये बेस हो गया और ये कलेक्टर टर्मिनल हो गया। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इसमें क्या क्या रीजन्स होते हैं। जैसे कि हमने आगे भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा और अच्छे से, फिर भी देख लेते हैं। कट ऑफ रीजन में क्या होगा कि इसमें BE जंक्शन यानी बेस टू एमीटर जंक्शन और कलेक्टर टू एमीटर जंक्शन दोनों रिवर्स बायस होंगे। एक्टिव रीजन में क्या होगा, बेस टू एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर टू बेस रिवर्स बायस होगा। क्वासी सैचुरेशन में क्या होगा, बेस टू एमीटर और कलेक्टर टू एमीटर दोनों ही फॉरवर्ड बायस होंगे। और हार्ड सैचुरेशन में भी यही सेम कंडीशन रहती है। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो क्वासी और हार्ड सैचुरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल है तो इसमें आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, बस आप हल्का सा डायग्राम बनाइए, थोड़ा सा ये लिख दीजिए कि पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, कलेक्टर रीजन ज़्यादा होता है इसका, और इसके इतने रीजन्स होते हैं, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, क्वासी सैचुरेशन, हार्ड सैचुरेशन रीजन्स होते हैं। ठीक है, अब है एक्सप्लेन द PN जंक्शन डायोड। तो PN जंक्शन डायोड क्या है, डायोड इज अ नॉन लीनियर डिवाइस। ठीक है, विच ऑफर 0 रेजिस्टेंस। ठीक है, वो लीनियर डिवाइस नहीं है, इस पर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हम डायोड पे। और आइडियल डायोड जो होता है वो ऑफर 0 रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी एक डायरेक्शन में वो 0 रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और दूसरे डायरेक्शन में वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। यानी जो डायोड जो होगा वो एक ही मतलब यूनिडायरेक्शनल करंट को फ्लो करने देगा। ठीक है, thus it is a unidirectional device which conducts in one direction only
एंड पोजेसेस अ वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टिफिकेशन, ठीक है, यानी वो किसी एक डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा और उस पर एक यूजफुल प्रॉपर्टी है रेक्टिफिकेशन की, यानी जब हम AC टू DC कन्वर्ट करेंगे उसको बोलते हैं हम रेक्टिफाई करना, ठीक है। तो इसका हम यूज करके रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। If a p-type semiconductor is atomically joined to an n-type semiconductor, the resulting p-n junction act as diode, ठीक है। तो डायोड का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है फिजिकली, हम एक p टाइप का सेमीकंडक्टर लिखते हैं, ठीक है, और उसमें क्या करते हैं n टाइप सेमीकंडक्टर को एटॉमिकली ज्वाइन करते हैं, ठीक है। फिजिकली ज्वाइन नहीं करते हैं, उसको एटॉमिकली ज्वाइन करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, एक p-n जंक्शन बन जाता है और वो एक डायोड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 6 में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो राइट शॉर्ट नोट ऑन स्विच फ्यूज यूनिट SFU, ठीक है। तो स्विच फ्यूज यूनिट में क्या होता है कि एक स्विच होता है और एक फ्यूज यूनिट होता है, ठीक है। दो यूनिट होते हैं इसके, एक स्विच यूनिट होगा, एक फ्यूज यूनिट होगा। जब हम उसको ऑपरेट करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो स्विच जो होगा क्लोज हो जाएगा और सप्लाई उसमें पास होने लग जाएगा। और जब कुछ ऐसा कुछ होगा कि कुछ करंट या फिर करंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, उस केस में क्या होगा, स्विच फ्यूज जो होगा वो हमारा बर्न आउट हो जाएगा, उससे फिर क्या होगा, हमारा सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इट इज अ स्विच्ड फ्यूज यूनिट, इट हैज़ वन स्विच एंड वन फ्यूज यूनिट, ठीक है। व्हेन वी ऑपरेट द ब्रेकर, ठीक है, जब हम इसका ब्रेकर यूज करेंगे, ऑपरेट करेंगे, तो क्या होगा कि कॉन्टैक्ट विल क्लोज थ्रू द स्विच। कॉन्टैक्ट क्या होगा, ये हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, एंड देन द सप्लाई विल पास थ्रू द फ्यूज यूनिट टू द आउटपुट, ठीक है। तो जो फ्यूज यूनिट से यहाँ से सप्लाई पास होने लग जाएगा, ठीक है, जब हम ऑपरेशन में, जब नॉर्मल मोड में है, ठीक है। और जब काफ़ी हाई करंट फ्लो करना जाएगा जाके, तो ये जो फ्यूज होगा ये फ्यूज हो जाएगा और ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टिंग द सर्किट्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब है गिव कंपैरिजन बिटवीन MCB एंड MCCB, ठीक है। MCB क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब द टाइप ऑफ स्विच विच प्रोटेक्ट्स द सिस्टम फ्रॉम ओवरलोड करंट, ठीक है। ये क्या होता है, इक्विपमेंट फ्रॉम टेम्परेचर और फॉल्ट करंट, दोनों से, मतलब टेम्परेचर से भी और फॉल्ट करंट दोनों से प्रोटेक्ट करेगा। ट्रिपिंग सर्किट इज फिक्स्ड। ट्रिपिंग सर्किट जो होता है, ट्रिपिंग मतलब जब कोई भी करंट की वैल्यू जब हाई वैल्यू जाती है तो जो ब्रेकर जो होता है वो ट्रिप करता है, यानी उसका जो कॉइल जो होता है वो ओपन से क्लोज या फिर क्लोज से ओपन होता है। तो MCB में क्या होता है कि जो ट्रिपिंग सर्किट है वो फिक्स्ड रहेगा, और जो MCCB में क्या होगा कि जो ट्रिपिंग सर्किट होगा वो मूवेबल होगा। इंटरप्टिंग करंट रेटिंग क्या होगा उसका, 1800 एम्पियर्स के अप्रॉक्स होगा, ठीक है। मतलब इतना वो 1800 एम्पियर तक वो करंट को इंटरप्ट कर पाएगा विद, मतलब 1800 एम्पियर तक को इंटरप्ट कर पाएगा। और अगर उससे ज़्यादा होता है वो हेल्दी कंडीशन में नहीं रह पाएगा, या तो बर्न आउट हो जाएगा, ठीक है, या तो ट्रिप नहीं कर पाएगा। और इसका क्या रेंज होता है, 10 किलो एम्पियर से 200 किलो एम्पियर, तो काफ़ी ज़्यादा है रेंज। रिमोट ऑन ऑफ इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब आपको फिजिकली जाके इसको ऑन या फिर ऑन ऑफ करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि आप रिमोटली ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये कहाँ यूज़ करेंगे, हम डोमेस्टिक में यूज़ करेंगे, घरों में यूज़ करेंगे। ये कहाँ यूज़ करेंगे, हम कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल यूज़ में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन MCB। MCB स्टैंड फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इट ऑटोमेटिकली स्विचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्यूरिंग एनी अबनॉर्मल कंडीशन। क्या होगा कि अपने आप ही ये स्विच ऑफ हो जाएगा कभी भी कुछ एबनॉर्मल कंडीशन होगी। एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि या तो ओवरलोड हो गया, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा करंट ले रहे हैं, या कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया। उस कंडीशन में क्या होगा, ये एक स्विच की तरह काम करता है, वो स्विच ऑफ कर देगा आपका एक्सटर्नल पावर सप्लाई से और आपका जो इंटरनल जो सर्किट लगा हुआ है, ठीक है। तो however the fuse may sense these condition but it has to be replaced through MCB and can be reset, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इस फ्यूज तो सेंस कर ही सकता है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, हम MCB को रीसेट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर एक बार उसने वो कर दिया, सेंस कर दिया, फिर वापस हम उसको ऑन फिर या फिर ऑफ फिजिकली कर सकते हैं। MCB इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, ठीक है,
which guards electrical wires, electrical load from overcurrent as to avoid any kind of electrical hazard। तो वही सेम चीज़ है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि किसी ओवर करंट को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, ये सब डायग्राम है, 3D स्ट्रक्चर है। व्हाट डू यू मीन बाय अर्थिंग? ठीक है, ये जो अर्थिंग वाला पार्ट है इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन करा रखा है आगे के वीडियोज़ में। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ बता दे रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली टू द अर्थ बाय द हेल्प ऑफ लो रेजिस्टेंस वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिकल अर्थिंग। ठीक है, क्या होता है कि कुछ भी अनबैलेंस करंट को ट्रांसफर करते हैं किसी लो रेजिस्टेंस पाथ से इनटू द अर्थ और ग्राउंड, उसको बोलते हैं अर्थिंग। द इलेक्ट्रिकल अर्थिंग इज डन बाय कनेक्टिंग द नॉन करंट कैरिंग पार्ट ऑफ इक्विपमेंट और न्यूट्रल ऑफ द सिस्टम टू द ग्राउंड। इसमें क्या करते हैं कि एक 3 पिन होते हैं ऐसे। ठीक है, तो 3 पिन में क्या होता है, लाइव, न्यूट्रल। ठीक है, आपने देखा होगा 3 पिन स्विच में जो सबसे मोटा वाला स्विच होता है, मोटा वाला पार्ट जो होता है उसको हम अर्थिंग करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि करंट कैरी नहीं होता है। जब अगर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है फिर अनबैलेंसिंग कंडीशन में क्या होता है, उसके थ्रू वो अर्थ हो जाता है, मतलब अनबैलेंस करंट, ताकि हमें शॉक नहीं लगता है। ठीक है, अर्थिंग प्रोवाइड द सिंपल पार्ट ऑफ द लीकेज करंट। द शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ द इक्विपमेंट पासिस टू द अर्थ व्हिच हैज जीरो पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर कुछ भी शॉर्ट सर्किट होता है तो अर्थ के थ्रू वो करंट पास हो जाता है और अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। यानी कुछ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे करंट फ्लो करेगा। इससे क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम जो होता है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। और 2 टाइप की हमारे पास अर्थिंग है, एक न्यूट्रल अर्थिंग होती है और एक होती है इक्विपमेंट अर्थिंग। यानी हम न्यूट्रल को भी अर्थ करते हैं या फिर इक्विपमेंट को भी अर्थ करते हैं। ठीक है, तो यानी जो हाई रेटिंग की जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें पक्का 3 पिन प्लग स्विच होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 जो प्लग जो होता है उसमें हम 3 पिन पक्का यूज करते हैं। ठीक है, And that's a wrap for today's video. We hope you found it informative and helpful. If you did, don't forget to like, comment, and subscribe for more great content. And if you have any questions or comments, feel free to leave them below.